हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 की केमिस्ट्री। 11 की केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना प्रारंभिक। परमाणु की संरचना का प्रारंभिक मॉडल डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने परमाणु को बताया था कि परमाणु अविभाज्य है तथा किसी भी पदार्थ की रचना परमाणु से ही होती है। अब परमाणु अविभाज्य है, यह कथन डाल्टन का था, लेकिन डाल्टन के इस सिद्धांत को गलत करते हुए कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए, जिससे यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और इसकी संरचना कई अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है। और ये सूक्ष्म कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये पढ़ना है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या हुआ कैथोड किरणों की खोज में? सन 1859 में जूलियस प्लकर नामक एक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नली ली कांच की, जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर थी। और इन्होंने इस पर क्या किया कि उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की। और उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इन्होंने देखा कि जब हम सामान्य दाब पर, सामान्य दाब हम कहते हैं 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने 1 atm दाब पर जब हम लगभग 10,000 वोल्ट की धारा इस विसर्जन नली में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10,000 वोल्ट तक की धारा जब सामान्य दाब पर विसर्जन नली में प्रवाहित की जाती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया कि दाब को थोड़ा कम करके यानी 10⁻⁻² mm तक कम करके दूसरा प्रयोग इन्होंने किया। तो इस प्रयोग से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला तो दाब को कम करके जब इन्होंने फिर से उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें जो है प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। इस विसर्जन नली में प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि इससे प्रकाश निकलने लगता है। और इस प्रकाश का रंग इसमें प्रवाहित की जाने वाली गैस पर निर्भर करता है। अब गैस पर निर्भर करता है यानी कि जिस कलर की गैस होगी उसी कलर का कोई प्रकाश इसमें उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, दाब को और भी कम किया यानी 10⁻⁴ mm का दाब लगाया। 10⁻⁴ mm के दाब पर उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की इन्होंने, तो इसमें प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है और विसर्जन नली की कांच पे चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकाश को हम प्रतिदीप्त कहते हैं। विसर्जन नली के चारों तरफ एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रतिदीप्ति कहते हैं। फिर इन्होंने अगला प्रयोग क्या किया कि दाब को और भी अत्यधिक कम कर दिया, जिससे विसर्जन नली में एकदम अंधकार छा गया, मतलब इसमें कोई लाइट नहीं दिखाई देने लगी। उसके बाद कैथोड के सामने की तरफ, ये है कैथोड, कैथोड के सामने की तरफ कुछ प्रकाश किरणें दिखाई देने लगी। अब ये कैथोड के सामने वाली दीवार पर दिखाई देने लगी किरणें, तो ये कैथोड की तरफ से निकल रही थी, इसलिए इनका नाम कैथोड किरणें रख दिया गया। क्योंकि ये किरणें कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही थी। ये हो गया एनोड का सिरा और ये हो गया कैथोड का सिरा। तो कैथोड से किरणें किस तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ। कैथोड के सामने वाली दीवार पर यानी एनोड की तरफ जा रही थी। तो जिस तरफ से ये किरणें जा रही थी उसी के नाम पर इस किरण का नाम क्या रख दिया गया? कैथोड किरणें। फिर सन 1897 में जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने इन्हीं किरणों पर इसी प्रयोग को दोबारा किया और इन किरणों के गुणों का पता लगाया। तो इन किरणों के गुणों का पता लगाने के कारण इन्हें ही इसका खोजकर्ता माना जाता है।
यानी जे थॉमसन ही कैथोड किरणों के खोजकर्ता हैं। अब इन्होंने इनके गुणों के बारे में पता लगाया, तो इनके गुण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अब इनके प्रमुख गुण हम देख लेते हैं कैथोड किरणों के। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, ये अति सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तथा अपने मार्ग में रखे एक छोटे पहिए को विस्थापित कर सकती हैं। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में चलती हैं, और अगर इनके रास्ते में कोई पदार्थ या छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए, छोटा सा पहिया मान लीजिए कोई गोलाकार रख दिया जाए, तो ये उसे रास्ते से हटा सकती हैं। तीसरा गुण इसका क्या है, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। चौथा गुण है, ये ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। ये ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। ये किरणें अदृश्य होती हैं, अर्थात दिखाई नहीं देती हैं। तथा ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैथोड किरणों के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं हम। अब कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन किसने कहा था? स्टोनी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा था। स्टोनी नाम के एक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों को कहा था इलेक्ट्रॉन। वैसे इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक को जाता है। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज 1897 में की और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस पर ऋण आवेश होता है। हम पहले ही जानते हैं कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, तो इस पर आवेश कितना होता है? इस पर -1.67 × 10⁻¹৯ कूलाम
का ऋण आवेश होता है। सॉरी, ये 6-7 नहीं, 6-0 है। तो ये हो गया कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब पढ़ना है हमें प्रोटॉन की खोज। अब परमाणु क्या होता है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन मतलब ना तो इसमें धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। धन या ऋण आवेश दोनों बराबर होते हैं, यानी कि विद्युत उदासीन होता है। अगर एक धन आवेश होगा तो एक ही ऋण आवेश होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जब परमाणु मिलकर बना है तो प्रोटॉन की खोज कैसे हुई ये जानना है। तो प्रोटॉन की खोज करने के लिए गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में विसर्जन नली का वही प्रयोग दोहराया। तो विसर्जन नली में क्या हुआ? एनोड से कैथोड की तरफ किरणें जाती हुई दिखाई दी। एनोड से कैथोड की तरफ कुछ किरणें जाती हुई दिखाई दी। जब इन्होंने कम दाब पर उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की विसर्जन नली में, तो कुछ किरणें एनोड से कैथोड की तरफ जाती दिखाई दी। तो इन्हीं किरणों को गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया? धन किरणें। गोल्डस्टीन ने इन्हें धन किरणें कहा। इन्हीं के नाम पर इन किरणों को गोल्डस्टीन किरणें भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम धन किरणों के गुण के बारे में। धन किरणों के गुण। धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा है, ये अति सूक्ष्म कणों से बनी होती है। ये विद्युत धनावेशित होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणों को प्रोटॉन नाम दिया। अगला है इनकी वेधन क्षमता। इनकी वेधन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। अब प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। और इस पर द्रव्यमान होता है इसका 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पर धन आवेश होता है, और धन आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और किस सन में की? 1919 में। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है और इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश होता है। ये हो गया प्रोटॉन। और इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की और इन्होंने बताया कि ये विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात इन पर कोई धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इन पर आवेश की मात्रा शून्य होती है, अर्थात ना तो ये धनावेशित होते हैं और ना ही ऋण आवेशित होते हैं। तो आवेश इन पर होता है 0, यानी कि ना तो इन पर धनावेश ना ऋण आवेश, ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो हम जान चुके हैं कि परमाणु की रचना किन पदार्थों से हुई है, किन कणों से हुई है। परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन कणों में इलेक्ट्रॉन आपका विद्युत ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन विद्युत धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, ना तो इस पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इस पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का धन आवेश होता है और इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम तो होता है, लेकिन इस पर आवेश शून्य होता है, अर्थात ये विद्युत उदासीन है। कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि परमाणु की संरचना 3 मूल कणों से हुई है, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा परमाणु में कुछ अन्य कण भी पाए जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, मेसन, एंटी न्यूट्रिनो आदि तमाम ऐसे छोटे छोटे मूल कण हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 कण ही परमाणु का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की विभाज्य प्रकृति ज्ञात होने के पश्चात वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए इन मूल कणों के अस्थायित्व को व्यक्त करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अस्थायित्व को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और कई परमाणु के मॉडल प्रस्तुत किए, लेकिन उनमें से कोई भी परमाणु मॉडल सफल नहीं हो सका। परमाणु मॉडल की सहायता से परमाणु की संरचना की कुछ हद तक व्याख्या की जा सकी, लेकिन परमाणु के मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अस्थायित्व की व्याख्या कोई भी परमाणु मॉडल नहीं कर सका। तो अब हमें पढ़ना है परमाणु मॉडल। सबसे पहला परमाणु मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल थॉमसन के अनुसार, थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया 1898 में, इनके अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन और गोलाकार कण है, जिसकी रचना धनावेशित तथा ऋणावेशित द्रव्यों से हुई है। धनावेशित और ऋणावेशित और इन्होंने ये बताया कि परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से ऐसे संयुक्त होते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज फंसे रहते हैं। तो इस मॉडल को
थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, या फिर थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है इसे। थॉमसन का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा और इसने सिर्फ और सिर्फ परमाणु की उदासीनता की व्याख्या ही की। उदासीनता की व्याख्या इस प्रकार की कि परमाणु में जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है।